नमस्कार। इस वीडियो में हम हार्टले ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर R1, R2, RE और CE चारों मिलकर इसको प्रॉपर बायस प्रदान करते हैं, उचित बायस प्रदान करते हैं। CB और CC दोनों ही ब्लॉकिंग कैपेसिटर है जो AC को अलाउ करते हैं, जाने देते हैं, और DC को ब्लॉक करते हैं। RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक है। L1, L2 और C से हमने एक फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क बनाया है, आवृत्ति निर्धारक जाल। अब इसका अगर एनालिसिस करें इस फिगर का तो इस प्रकार होगा। When the switch S is closed, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है S, जब उसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो क्या होगा? कलेक्टर करंट स्टार्ट्स राइजिंग एंड चार्जेस द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है यहाँ C, वो चार्ज होने लग जाएगा, क्योंकि इसके कारण करंट फ्लो होगा, तो इसके कारण कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। व्हेन कैपेसिटर C इज फुली चार्ज्ड, ये जब पूर्ण आवेशित हो जाएगा तो फिर इट डिस्चार्जेस थ्रू कॉइल्स L1 एंड L2। तो ये जो कैपेसिटर है वो L1 और L2 के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो इसके कारण क्या होगा? नाउ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस आर सेट अप इन द टैंक सर्किट। ये जो सर्किट है L1, L2 और C से बना हुआ, जिसे हम टैंक सर्किट कहते हैं, इसके अंदर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस उत्पन्न हो जाएंगे। ये इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, वापस चार्ज होगा, वापस डिस्चार्ज होगा। क्योंकि L के साथ हमेशा रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए इसके अंदर कुछ ऑसिलेशन का लॉस होता जाएगा। इसलिए जो ऑसिलेशन होंगे वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगे। The oscillations across L1 are applied to the input circuit। यानी L1 के अक्रॉस जो ऑसिलेशन होंगे वो ये इनपुट से जुड़ा हुआ है, तो ये इनपुट सर्किट के अंदर अप्लाई करेंगे एंड अपियर इन द एम्पलीफाइड फॉर्म इन द आउटपुट सर्किट। जो अपन ने यहाँ इनपुट दिया तो ये एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई फॉर्म में हम आउटपुट में प्राप्त करेंगे। फीडबैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट सर्किट इज accomplished by means of mutual inductance between L1 and L2। यानी L1 और L2 के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके कारण जो आउटपुट में हम प्राप्त करते हैं उसका वापस फीडबैक करते हैं। यानी जो लॉस हुआ है उस लॉस का वापस कंपनसेट हो जाए, क्षतिपूर्ति हो जाए। In this way energy is continuously supplied to the tank circuit to overcome the losses occurring in it. So continuous undamped output is obtained। तो इस प्रकार इसके अंदर जो लॉसेज हो रहे, हानि हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति हम फीडबैक द्वारा करते हैं। यहाँ से इनपुट सर्किट में देते हैं, इनपुट सर्किट से एम्पलीफाई होकर आउटपुट में आता है और आउटपुट से वापस इस टैंक सर्किट में एनर्जी देते हैं। तो जो लॉसेज हो रहे हैं उसकी वापस क्षतिपूर्ति हो जाती है। इस कारण ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और हमें ऑसिलेशंस प्राप्त होते हैं। चित्र के अंदर जनरल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, जो हार्टले ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम अभी हमने देखा था, उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, तुल्य परिपथ है। ये अलग अलग करंट हमने दिखाई है। यहाँ 1 और 2 टर्मिनल्स ये इनपुट टर्मिनल्स हैं और 2 और 3 आउटपुट टर्मिनल्स हैं। द इम्पीडेंस Z1 एंड इनपुट रेजिस्टेंस HIE आर इन पैरेलल, हम देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है। एंड हेंस द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस Z1 डैश, इन दोनों को मिलाकर एक अगर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हो तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी Z1 HIE अपॉन Z1 प्लस HIE। नाउ द लोड इम्पीडेंस, आउटपुट के अंदर एक लोड इम्पीडेंस होता है जिसको हम अगर ZL लें तो किसका कॉम्बिनेशन होगा? Z2 और उसके पैरेलल में क्या क्या जुड़ा हुआ है? Z3
और Z1 डैश, तो Z1 डैश और Z3 तो सीरीज में जुड़े हुए हैं और Z2 उसके पैरेलल है, तो ZL जो होगा Z2 और Z3 प्लस Z1 डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो लोड इम्पीडेंस ZL between आउटपुट टर्मिनल्स 2 and 3 is equivalent to the equivalent impedance of Z2 in parallel with the series combination of Z1 dash and Z3. Hence 1/ZL is equal to ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ZL का मान ये आ जाएगा। The voltage gain without feedback is given by voltage gain minus HFE ZL upon HIE। क्योंकि इसके अंदर कॉमन अमीटर कन्फिगुरेशन है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है, तो इसके लिए वोल्टेज गेन ये होता है माइनस ZFE ZL अपॉन HI। द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय, आउटपुट वोल्टेज सेकेंड और थर्ड टर्मिनल के बीच है। चाहे हम Z2 के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लें या इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या जुड़ा हुआ है, Z1 डैश प्लस Z3, तो Z1 डैश प्लस Z3 के अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I इंटू आर फॉर्मूला होता है, तो I1 इंटू Z1 डैश प्लस Z3। और फीडबैक वोल्टेज, हम फीडबैक वोल्टेज यहाँ इसके थ्रू दे रहे हैं, तो Z1 और HIE का पैरेलल कॉम्बिनेशन Z1 डैश होता है और इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके थ्रू फीडबैक हो रहा है, तो फीडबैक वोल्टेज हो जाएगा IF इजिकल टू I1 Z1 डैश। अब जो फीडबैक वोल्टेज होता है पुनर्निवेशी वोल्टा, वो होता है बीटा वी नॉट। वी नॉट आउटपुट वोल्टेज है, ये फीडबैक वोल्टेज है, यानी वी नॉट का कितना फ्रैक्शन हम वापस फीडबैक कर रहे हैं, तो बीटा वी नॉट, तो ये फीडबैक फ्रैक्शन या फीडबैक रेशियो कहलाता है। तो बीटा इजिकल टू वी एफ अपॉन वी नॉट, तो वी एफ का मान रख दिया, वी नॉट का मान रख दिया, तो ये आ गया। फ्रॉम बार्कहाउसन क्राइटेरियन, यानी ऑसिलेशंस के लिए दो प्रतिबंध होते हैं, दो कंडीशंस होती है, एक ए बीटा इक्वल टू 1, वोल्टेज गेन और फीडबैक रेशियो का जो मल्टीपल है वो 1 होना चाहिए, और जो आउटपुट और इनपुट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 360 डिग्री होना चाहिए, यानी 2 पाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, बार्कहाउसन क्राइटेरियन, बार्कहाउसन कसौटी, AVE HF बीटा का मान रख दिया, यहाँ ZL का मान रख देंगे, माइनस साइन उधर लेके जाएंगे, ZL का मान रखने पर इस प्रकार इसको सॉल्व करते जाएंगे हम, फिर Z1 डैश का भी मान रख देंगे, फिर Z1 प्लस HI LCM ले लेंगे, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार सॉल्व करते जाएंगे, तो लास्ट में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द ऑसिलेटर, तो ये ऑसिलेटर के लिए व्यापक समीकरण है। इस इक्वेशन का उपयोग हम हार्ट रिले ऑसिलेटर के लिए भी करेंगे और कोलपिट ऑसिलेटर के लिए भी करेंगे। अब हम एनालिसिस करते हैं हार्ट रिले ऑसिलेटर का। सपोज M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M है। नाउ वी हैव Z1 क्या होगा, J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा M, Z2 होगा J ओमेगा L2, J ओमेगा L2 प्लस J ओमेगा M, एंड Z3 विल बी इक्वल टू 1 प्लस J ओमेगा C। तो Z1, Z2 और Z3 के मान हम उस जनरल इक्वेशन में रख देते हैं। अब इसको J ओमेगा कॉमन ले लिया हमने इनमें से, तो ये आ गया, फिर इनसे ये आ गया, फिर इनसे ये आ गया। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation can be obtained by equating the imaginary part of equation 6 to 0। यानी इस इक्वेशन के अंदर दो पार्ट हैं, एक J वाला पार्ट और एक बिना J वाला। J वाला पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट है, बिना J वाला रियल पार्ट है। अपने को पता है A प्लस JB इक्वल टू 0 होता है, यानी A भी 0 होता है और B भी 0 होता है, तो B इमेजिनरी पार्ट है, तो पहले हम इमेजिनरी पार्ट को 0 रख रहे हैं, फिर रियल पार्ट को 0 रखेंगे। तो J वाली टर्म को 0 रख दिया, तो HIE 0 की तरफ चली जाएगी और ये टर्म आ जाएगी। फिर ओमेगा इसको एक तरफ ले जाएंगे,
और रिसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर c को इधर नीचे ले जाएंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा इजिकल टू ये हो जाएगा। फिर ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ इजिकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगी, ये दोलन की आवृत्ति, यानी जो हार्टले ऑसिलेटर में जो ऑसिलेशन उत्पन्न होंगे वो इस फ्रीक्वेंसी के होंगे। Now the condition for the maintenance of the oscillations can be obtained by equating the real part of equation 6 to 0। यानी उस ऑसिलेटर के अंदर ऑसिलेशन मेंटेन रहे, बने रहे, सस्टेन रहे, लगातार दोलन करता रहे, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या प्रतिबंध है, तो उसके लिए रियल पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे। तो रियल पार्ट को 0 के बराबर रख दिया, ये एक तरफ ले गए। फिर 1 प्लस एच एफ ई का मान, तो इसको दूसरी तरफ ले गए। अब 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी का मान अपन ने ऊपर निकाला था, तो 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर सी का मान यहाँ से रख सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर सी का मान रख सकते हैं 1 अपॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर इसको 1 को इधर लेके चले जाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम, यानी HFE का मान L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ये, इससे यानी HFE ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए। तो दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये जो प्रतिबंध है दोलन बने रहने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। तो हमने दो चीजें निकाली, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑसिलेशंस।